वेलकम एवरीवन। अब हम लोग लाइव हैं फेसबुक और जूम पे भी हम साथ में आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर भगवान साहेब शर्मा हमारे साथ हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर कांति शामसुखा से, जो दिल्ली टीपीएफ के वाइस प्रेसिडेंट है, कि वो वेलकम करें आज के हमारे स्पीकर और पार्टिसिपेंट्स को। डॉक्टर कांति। मैं तेरापंथ प्रोफेशनल तरफ से आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद का कोरोना प्रिवेंशन में एक डेफिनेट रोल है और इस विषय पर अपने को विस्तार से बताने के लिए अपने साथ डॉक्टर भगवान साहेब शर्मा है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और तिबिया कॉलेज के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं शुरू के। डॉक्टर साहब चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान के भी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, जो एक बड़े सौभाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए। डॉक्टर साहब ने आयुर्वेद पे 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं और 20 से भी अधिक शोध पत्र डॉक्टर साहब ने लिखे हैं और डॉक्टर साहब आयुर्वेद के विषय में लगभग 200 से अधिक लेक्चर दे चुके हैं। हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब आप आज हमारे बीच में हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज आप हमको कोरोना से संबंध के अंदर जो आयुर्वेद में कैसे तरह से हम लोग क्या सावधानियां रख सकते हैं, किस तरह से हेल्प हो सकती है, इसके बारे में कृपया बताएं। डॉक्टर भगवान साहेब सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक तेरापंथ प्रोफेशनल फ्रंट ने लिया है, जो एक इस समय की सबसे बड़ी जो महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी जो पेंडेमिक डिक्लेयर किया है और पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा संसार एक तृतीय विश्व युद्ध की तरह इस चीज बीमारी से लड़ रहा है, एक सामूहिक युद्ध लड़ रहा है। तो ऐसे विषय को उठाना और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव पे एक लोगों को बात करने के लिए, हमें बात करने के समय देना, इसके लिए मैं काफी उनका सभी का आभारी हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नोवल कोरोना वायरस की हिस्ट्री के बारे में सब लोग बहुत कुछ परिचित हैं, लेकिन फिर भी एक एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो सबसे पहले दिसंबर 2019 में वुहान जो चाइना का शहर है, वहां से सबसे पहले इस कोरोना वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला न्यूमोनिया के रूप में। 31 दिसंबर को ये आउटब्रेक देखा गया और WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया और कोविड-19 के रूप में इसको डेजिग्नेट किया है बीमारी को। अब तक जो जितनी भी डेथ्स हुई हैं और जितनी केसेस डायग्नोज हुए हैं, ये आप लोग सभी परिचित हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन भारत अन्य राज्यों के, अन्य कंट्रीज की तुलना में भारत की स्थिति फिर भी काफ़ी ठीक है। सही समय पर सही उपाय किए गए हैं और सभी लोग जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, उससे स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार है। कोरोना वायरस के बारे में सामान्य रूप में अगर हम देखें तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे? जी सर, दिख रही है। जी। तो ये कोरोना वायरस, इसका जो कोरोना का जो शेप है वायरस का, जिसमें एक आरएनए वायरस है ये, और इसके जो स्पाइक्स निकले हुए हैं ये मुकुट की तरह दिखाई देते हैं, क्राउन की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। ये इसका देख सकते हैं आप, इसका जो शेप है कोरोना वायरस का। हालांकि ये साइज एंड शेप काफी इसका चेंज हो रहा है, ये बार बार चेंज होने की वजह से इसको नोवल के रूप में जाना जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो 2 तरह से होता है। एक कॉन्टेक्ट से, कभी जैसे इन्फेक्टेड आर्टिकल ऑब्जेक्ट को कोई टच करके दूसरी जगह पे अगर टच करता है तो वो एक जगह से दूसरे स्थान पे वो वायरस पहुंचता है। उसके साथ साथ जो एरोसोल इन्फेक्शंस भी इसका कारण है, जिसे इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है और वो एनवायरनमेंट में जाके किसी पर्सन उससे कैच करता है, तो उससे ये डिजीज एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट कर रही है।
तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक का बताया जा रहा है, ऐसी स्टडी जब तक आ रही है। सिम्टम्स में अगर देखें हम तो सोर थ्रोट और हाई ग्रेड फीवर, स्नीजिंग, ड्राई कफ और हेडेक, ये इसके सिंपल सिम्टम्स हैं और इनके आधार पे हम कोरोना वायरस को डायग्नोस इजीली कर सकते हैं। डायग्नोसिस का जो आधार है आजकल RT-PCR जो इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है उसके आधार पे ये एक बहुत ही रिलायबल डायग्नोसिस है और ये हमारे देश में इसके डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखें तो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो सपोर्टिव केयर उसका देते हैं, फीवर के लिए एंटीबायोटिक दे दिया, एंटी एलर्जिक दे दिया, इस तरह से ये इसका जो है ट्रीटमेंट। हाइड्रोक्विनोल ये भी जो आज जो है HCQ को कई जगह पे इसको यूज किया जा रहा है, लेकिन स्पेसिफिक वेल एस्टेब्लिश्ड कोई ट्रीटमेंट अभी तक इसका नहीं है और वैक्सीन भी इसका जो है डेवलपिंग फेज में। तो अब ऐसी स्थिति में प्रिवेंशन ही हमारा सबसे बड़ा एक माध्यम और उपाय रह जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कहा जाता है। तो प्रिवेंशन में जो बार बार जो कहा जा रहा है, तो लगभग ये बहुत कॉमन चीजें हो चुकी है कि एरोसोल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए मास्क का प्रयोग करें, कफिंग एटिकेट्स, स्नीजिंग एटिकेट्स को का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये जितनी भी चीजें हैं। हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टच से जो भी जितनी भी जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए हैंड हाइजीन जो है, प्रॉपर हाथों को जो स्टेप्स हैं हाथ के, अच्छे साथ जो स्टेप बताए गए हैंड वॉश के, उनको प्रॉपर करें। 20 सेकेंड्स तक, कम से कम 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स तक हाथों को साबुन से साफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इसके प्रिवेंशन के लिए। अब इम्पोर्टेंट उस एस्पेक्ट में हम आ रहे हैं जिसका आपके फोरम ने प्रयास किया है कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, आयुर्वेद इसमें क्या हेल्प कर सकता है, इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाने की आवश्यकता है कि क्या आयुर्वेद में भी इस बीमारी का वर्णन है क्या। नाम तो इस तरह का कोई नहीं है, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज का, संक्रामक व्याधियों का आयुर्वेद में बहुत गंभीर से वर्णन किया गया। आचार्य सुश्रुत ने प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजना सहसयासन चापि वस्त्र माल्यानुलेपना कुष्ठम ज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिष्यन्द एवच औपसर्गिक रोगास्य संक्रामंती नरात नरम, मतलब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्शन के मोड उन्होंने बताए हैं किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक व्याधियां होती है, और उन्हें कौन कौन सी व्याधियां बताई, जैसे स्किन डिजीजेज हैं, ज्वर है, फीवर, एक स्पेसिफिक फीवर उन्होंने बताया जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने से होती है। उसके जो मोड्स ऑफ इन्फेक्शंस है ये जो बताए हैं वो आप देखिए। प्रसंगा बाय गैदरिंग, एक साथ ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, सोशल कॉन्टेक्ट्स, गात्र संस्पर्शात, टच से, इन्फेक्टेड मटेरियल ऑब्जेक्ट को टच करने से या इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से ऐसी व्याधियां होती है। निश्वासात, श्वास के द्वारा, छींक के द्वारा, इन्फेक्टेड पर्सन जब श्वास लेगा, छींकेगा या खांसी लेगा तो वो जो वायरस है बाहर आएगा एनवायरनमेंट में, और निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति उसको कैच करता है या श्वास से उसको ग्रहण करता है, इनहेल करता है, तो उसको भी इस तरह की व्याधियां हो सकती है। सहभोजना, शेयरिंग ऑफ फूड शेयर करने से, या शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, खाना खाने के जो पात्र को उनको एक साथ, सहसयासन, स्लीपिंग एंड सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठना, एक साथ सोना, और वस्त्र माल्यानुलेपना, शेयरिंग ऑफ वेयरेबल्स एंड ऑर्नामेंट्स। मेरा बताने का पर्पज ये है कि आपका हमारा इस शास्त्र में विश्वास जागृत हो कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 5000 साल पहले जो संक्रामक रोगों की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया गया है वो कितना साइंटिफिक बताया गया है। जहाँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो उसके जो उपाय हैं वो भी निश्चित रूप से साइंटिफिक होंगे, जिन पे हम आगे विचार करेंगे। तो ज्वर बताया गया, ज्वर 2 तरह का आयुर्वेद में बताया है। एक इंटरनल फैक्टर से, जैसे हम कोई गलत आहार विहार हम करते हैं तो उससे हमारा वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है, तो उससे फीवर होता है। एक वो होता है निज ज्वर बोलते हैं, एक दूसरा आगंतुक ज्वर, फीवर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फेक्शंस, माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया के द्वारा
शरीर में किसी भी तरह का ज्वर पैदा होता है तो उसको आगंतुक ज्वर कहते हैं। तो उसको आयुर्वेद में बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो अभिसंगत ज्वर के रूप में उसका वर्णन मिलता है। अभिसंगत ज्वर में क्या है, विष अनिल संस्पर्श में विषाक्त वायु को इनहेल करने के कारण, ऐसी वायु, ऐसी श्वास लेना, श्वास के द्वारा इस तरह की वायु को लेना जो ऑलरेडी टॉक्सिक है या वायरस या बैक्टीरिया से युक्त है, तो इस तरह की वायु को हम इनहेल करते हैं तो उससे अभिसंगत ज्वर देखने को मिलता है। अभिसंगत ज्वर में वात पित्त कफ तीनों का इम्बैलेंस ये बताया गया, ये टेक्निकल चीजें हैं। तो सन्निपातिक ज्वर का वर्णन इसमें आयुर्वेद में इसको किया गया है। उसके फिर जो भेद किए गए हैं, सन्निपातिक ज्वर के बहुत सारे टाइप्स हैं। उनमें से जैसे ये वाला जो है नीचे आप लास्ट देख रहे हैं कि श्वास, काश, प्रतिश्याय, मुख शोष, मुख का सूखापन, अति पार्श्व रोग मीन्स चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन और ये सब चीजें जो है, चेस्ट पेन है, ब्रीथलेसनेस है, खांसी है, राइनोरिया जुकाम खांसी है, ये सब जिस ज्वर में मिलते हैं वो सन्निपातिक ज्वर है। तो ये जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स है वो सब सिम्टम्स आचार्य चरक ने वात प्रधान पित्त मध्य कफ इनमें बताया। अब मेन उस पे आते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम जो है हाउ वी कैन ब्रेक द एटियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, कि जितने भी जो कारण बताए गए उनको हमें प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहले जो है मिनिमाइज सोशल कांटेक्ट, क्वारंटाइन या सोशल डिस्टेंसिंग, इसको है मेंटेन सोशल टच, मिनिमाइज सोशल टच, ये क्वारंटाइन और आइसोलेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो निश्वासात जो है, जितने भी श्वास से फैलने वाली जो व्याधियां हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए मास्क का प्रयोग करें, कफ और स्नीजिंग एटिकेट्स को प्रॉपर ध्यान रखें, अवॉइड शेयरिंग ऑफ फूड एंड यूटेंसिल्स, फूड शेयर करना और यूटेंसिल्स का यूज शेयर करने से बचें, और मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन करके हम रहें, हाथ मिलाना और ये सब चीजें जो है अब हमारी जीवन शैली से हमें हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। जो हमारी भारतीय पद्धति में जो चीजें बताई गई है वो ज्यादा साइंटिफिक और इस तरह की नजर आ रही है। तो एक तो एक हाइजेनिक प्रिवेंटिव मेजर्स हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग देखे हैं। दूसरा जो है सिस्टमिक प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हमारे शरीर में हम किस तरह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर इन व्याधियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है आयुर्वेद में, अग्नि, हमारा जो मेटाबॉलिज्म वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है तो फिर जितने भी हमारे जो कोई इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमारे बॉडी का जो प्रतिरोधी तंत्र है, इम्यूनिटी है, वो उसको ओवरकम कर जाता है। आयुर्वेद में रोगः सर्वेपि मंदेग्नो ऐसा कहा है कि अग्नि का मंद हो जाना, मेटाबॉलिज्म का वीक हो जाना, यही सभी रोगों का कारण है। जब तक हमारा मेटाबॉलिज्म परफेक्ट है, हमारी कोई हमें डिजीज नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत सारी चीजें बताई गई है, जिसमें अगर कहें हम कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, आहार डाइट, निद्रा स्लीप प्रॉपर, और ब्रह्मचर्य हमारी जो है कंट्रोल्ड मैरिड लाइफ, ये एक हमारे जीवन के आधार है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स सही समय पे उठें, सही समय पे सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो है हमारी हेल्दी लाइफ का सबसे पहला एस्पेक्ट है और हमारी अग्नि को बढ़ाने में सबसे लाभप्रद है। प्रॉपर स्लीप, हमारी 8 घंटे की जो स्लीप है वो रात को जो है 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक की जो स्लीप है वो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में आती है और हमारी हेल्थ के लिए लाभप्रद है। दिन में सोना लाभप्रद नहीं, ऐसा नहीं कि 8 घंटे का 5 घंटे रात को सो लिया, 3 घंटे दिन में, तो वो हमारी जो है प्रॉपर हमारी सेल्यूलर लेवल पे जो नींद का जो प्रभाव होता है वो रात को ही हमारे जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन अंधेरे में होता है और उसी से हमारी जो सेल्स का रिपेयरिंग होती है। तो रात्रि को जो है प्रॉपर नींद लें, निद्रा लें, और आहार का जो है पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम आगे भी बात करते हैं, उसको लें। विशेषकर जो आहार है वो लघु सुपाच्य आहार लें, और आहार का समय जो होता है कि जैसे सायं भुक्त्वा लघुहितम, कि रात्रि को भोजन नहीं करना है। रात्रि आहार को आयुर्वेद में वर्जित बताया गया है। जैसा जैनिज्म में भी सबसे बड़ा जो है विश्व को देन है ये, कि उन्होंने एक वैज्ञानिकता के हिसाब से जो है सायं भुक्त्वा को जो है रात्रि भोजन का उन्होंने परिहार बताया।
तो आयुर्वेद भी कहता है कि सायंकाल, रात्रि से पहले सायंकाल इजीली डाइजेस्टेबल भोजन हमें करना चाहिए। और सीजनल वेरिएशंस, भोजन में हमें सीजनल वेरिएशन भी रखनी चाहिए। बहुत सारी लाभप्रद जो चीजें हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम 12 महीने लेते हैं तो नुकसानदायक हो जाती है। जैसे दही है, वसंत ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, लाभप्रद नहीं है। बाकी की जो ऋतुएं हैं उनमें दही का सेवन बहुत लाभप्रद हो सकता है। तो सीजनल वेरिएशन के आधार पे हमें जो हमारी डाइट का निर्धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ तनाव मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन के लिए एक तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स डिसिप्लिन्ड मैरिड लाइफ। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सोसाइटी हमें, हमारे विचारों को जो है सब तरह से पॉजिटिव रखना है, तब हम तनाव मुक्त रहेंगे। क्यों? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। तो तनाव मुक्त रहने के लिए योग, प्राणायाम और हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ आयुर्वेद का सबसे ब्यूटी है कि उसमें रसायन द्रव्य बताए गए, उन रसायन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। रसायन मीन्स जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट वाले लोग, जैसे आंवला है। आंवला को 12 महीने किसी न किसी रूप में हमें सेवन करना चाहिए, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। आंवला इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, आंवला इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन। सब तरह से आंवला हमें न्यूरिश करने के साथ साथ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी हमारी साथ के साथ डिटॉक्सिफाई होती रहे तो हमारी जो है इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। इसी तरह से हरड़ा है, हरितकी, हरितकी को आयुर्वेद में हरड़ा बोलते हैं। हरितकी हमारी रसायन प्रभाव भी देती है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी लेती है, साथ साथ हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करती है, सेल्यूलर लेवल पे हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करती है। तो हरड़े का प्रयोग भी नियमित रूप से करते रहना चाहिए। रात को आधा चम्मच हरड़े, चौथाई चम्मच हरड़े गर्म पानी से ले ली। नियमित रूप से न ले पाए तो वीकेंड पे रहने का हमें अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हरड़े आप नहीं ले पा रहे हैं तो हरड़े की बनी हुई बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे ब्रह्म रसायन, ब्रह्म रसायन में हरड़े भी आ जाती है, आंवला भी आ जाता है और ब्राह्मी वगैरह आ जाती है जो हमें हमारी बुद्धि को बढ़ाती है। इसी तरह से गिलोय, सब लोग जानते हैं, गिलोय जो है टिनिस्पोरा कार्डिफोलिया, इसको अमृता कहा गया है, अमृत के समान लाभप्रद है। और इसको कई रूपों में काढ़े के रूप में ले सकते हैं। टैबलेट संसमनी वटी के नाम से मार्केट में आती है। आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन आई है उसमें संसमनी वटी 2-2 गोली दिन में 3 बार लेने के लिए बताइए कोविड में। तो ये बहुत अच्छा उपाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हो सकता है। हल्दी का प्रयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए। तो हल्दी को कई रूप में हम कर सकते हैं प्रयोग। हल्दी को हम सामान्य रूप में सब्जियों में यूज कर सकते हैं मसाले के रूप में। हल्दी का आयुष मंत्रालय ने गोल्डन मिल्क प्रेस्क्राइब किया है कि आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध के अंदर मिला के घोल के उसका नियमित 1 बार दिन में प्रयोग करें। तो मैं और उसमें और थोड़ा सा एक चीज ऐड कर देता हूँ, हल्दी, सौंठ और काली मिर्च, तीनों चीजों को, काली मिर्च थोड़ी कम मात्रा में हो, हल्दी चौथाई चम्मच, सौंठ चौथाई चम्मच और चौथाई से आधी मतलब 1/8 चम्मच काली मिर्च, तीनों को दूध में पका के सुबह शाम दोनों टाइम अगर प्रयोग किया जाता है तो हमारी जो अग्नि है वो नॉर्मलाइज रहेगी, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी। किसी तरह की बीमारी की कोई संभावना, अगर हम दुर्भाग्यवश किसी वजह से अगर इन्फेक्शन के टच में आते भी हैं तो हमारी इम्यूनिटी इतनी प्रॉपर रहेगी तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं। इसी तरह शिरीष भी एक है, बेस्ट एंटी एलर्जिक है। तो शिरीष से बढ़िया कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन है नहीं। तो वो भी, उसके भी कई, जैसे शिरीष का काढ़ा मार्केट में अवेलेबल होता है, वो मिलता है, उसको ले सकते हैं। दूध और घी, नित्यम क्षीर घृताभ्यास, ये कहा गया, नियमित रूप से घी और दूध का प्रयोग करना चाहिए। प्योरिटी को असेस कर रहे हैं, प्योर हो, दूध प्योर हो, घी प्योर हो, तो हम उसको अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। शोधन, शोधन मीन्स टाइमली प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में दोषों का, हमारे टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन बॉडी में होता रहता है, खान पान के द्वारा या हमारे विचार पद्धति के द्वारा, हमारे स्ट्रेस के कारण एंटी मतलब फ्री रेडिकल्स बॉडी में संचित होते रहते हैं। तो उनका टाइमली प्यूरिफिकेशन होता रहना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में माना है। तो हर ऋतु के पहले, जैसे वर्षा ऋतु के पहले एनिमा देने के लिए आयुर्वेद में कहा है कि एनिमा नियमित रूप से लेना चाहिए। दिवाली से पहले जो शरद ऋतु आती है
उसमें विरेचन मीन्स पर्गेशन कराने के लिए आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरह से बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में वमन कफ का शोधन करने के लिए, तो वात पित्त बस्ती के द्वारा जो है हम लोग वायु का शोधन करते हैं, विरेचन के द्वारा पित्त का शोधन करते हैं, और वमन के द्वारा हम कफ का शोधन करते हैं। तो जो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है उसको हम टाइम टू टाइम प्यूरिफाई करते रहते हैं बॉडी को। नश्यम है जैसे बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नाक में सरसों का तेल, सरसों के 4-5 ड्रॉप हथेली में लेके दोनों नोस्ट्रिल्स में सुबह शाम अप्लाई करें। विशेषकर घर से जाने के पहले अप्लाई करके जाएं। जब घर आ जाएं आप हाथ मुंह धो के अच्छी तरह से साफ कर लें, नाक को साफ कर लें, मुंह को साफ कर लें, फिर वापस जो है उसको अच्छी तरह से लेप कर लें तेल का। सरसों का तेल ले सकते हैं, सीसम तिल का तेल ले सकते हैं। इसका जो बेनिफिट होगा वो ये होता है कि जितने भी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है, वायरस है, बैक्टीरियाज है, वो सब जो है हमारे लंग्स इंटेस्टाइन जो नेजल म्यूकोजा है इसमें ट्रैप हो जाते हैं, आगे तक वो पहुंच नहीं पाते। तो ये वाला जो माध्यम है, और दूसरा हमारा जो नेजल म्यूकोजा है ये अगर पोटेंट रहेगा, ह्यूमिडिफाइड रहेगा, तो इसमें ये एक हमारा सुरक्षा तंत्र है, वो उसको हम मजबूत करते हैं। तो नशे का प्रयोग नियमित रूप से 12 महीने ही, कोरोना के साथ साथ वैसे भी इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्टेशन, हमारे एनवायरनमेंट को डिजीज फ्री करने के लिए, वायरस बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, या किसी तरह के पैथोजेंस को फ्री करने के लिए फ्यूमिगेशन करते हैं। धूपन यज्ञ चिकित्सा है, आगे बताएंगे इसके द्रव्य, वो फ्यूमिगेशन करना चाहिए। और स्वच्छता प्रॉपर होनी चाहिए, हमारी सराउंडिंग्स जो है प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा संक्षेप में कहना चाहूँगा, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कि आचार्य वाग्भट ने जो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स बहुत इतने अच्छे बताए हैं, उन्हीं को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे विविक्ते शरण्य की, जैसे इन्फेक्शन होने के बाद सबसे पहला जो विविक्ते शरण्य से मीन्स आइसोलेशन, सबसे पहले पेशेंट को आइसोलेशन में दीजिए। और इसके साथ साथ उस आइसोलेशन वार्ड को दिन में 3 बार त्रिरह सिक्त संश्लिष्ट मीन्स गीले पोंछे से दिन में 3 बार साफ करना। इसके साथ साथ उस जगह पे सरसों का तेल का दीपक जला के रखना चाहिए। सरसों के तेल के दीपक से एक तो माइक्रोब्स को किल करता है, बैक्टीरिया वायरस को किल करता है, दूसरा एक पॉजिटिविटी उससे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में रहती है। तो ये प्रयोग करने के लिए आचार्यों ने कहा है। अब हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में जाते हैं कि क्या आयुर्वेद में इस तरह की डिजीज का वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद में इस नाम से कहीं कोई वर्णन नहीं है कोरोना का, लेकिन एक जगह पे आचार्य चरक ने कहा है कि आने वाले समय में नई नई बीमारियां आती रही। बीमारियों का नाम, सभी बीमारियों का हम नामकरण नहीं कर सकते, इसलिए रोग की जो प्रकृति क्या है, उसका स्टेटस ऑफ दोष, उसमें दोषों की कौन कौन से वात पित्त कफ का क्या स्टेटस है, या वो किस शरीर के किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, या उसका ऑनसेट किस तरह का है, पैथोजेनेसिस किस तरह का है, इस तरह का करके उस बीमारी का आपको चिकित्सा करनी चाहिए। इस आधार पे हमने जो है पहले पूरा देख लिया कि ये सन्निपातज रोग है, प्राणवायु स्रोत, ये लंग्स और हार्ट को अफेक्ट करता है, और इसका एक्यूट ऑनसेट होता है। तो इन सब के आधार पे इसकी हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो सबसे जो बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ज्वर का जो होता है, इन्फेक्शियस डिजीज का होता है, लंगा मीन उपवास चिकित्सा, शरीर में लघुता लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उपवास का जो कॉन्सेप्ट है वो रखना चाहिए। जैनिज्म में भी उपवास को बहुत महत्व दिया गया है, जिससे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, जो आम बनता रहता है, वही रोगों को उत्पन्न करता है। तो समय टाइम टू टाइम उपवास हमें करना चाहिए, जिससे कि ये इस तरह की व्याधियां ठीक हो जाती है। विष चिकित्सा करनी चाहिए, विषग्न चिकित्सा, विष को ठीक करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, और ऐसी औषधियां प्रयोग करनी चाहिए जो बहुत प्रॉम्प्ट इफेक्टिव हो। अग्नि की चिकित्सा, अग्नि को बढ़ाना चाहिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहिए। रसायन चिकित्सा में हमने पहले भी किया, उसके साथ रसायन चिकित्सा में च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश को नियमित रूप से हमारे आयुष की एडवाइजरी में भी च्यवनप्राश के लिए कहा कि मॉर्निंग में च्यवनप्राश लें, तो आपका जो है विटामिन सी का आपको सोर्स मिल जाता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। रात को अगस्त्यरीत की लें, तो अगस्त्यरीत की हरड़े होती है इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट, हरड़े और गिलोय वगैरह इंग्रेडिएंट किसके हैं, अगस्त्यरीत की, तो ये हमारे प्योरिटी को प्यूरिफाई करती है। ब्रह्म रसायन का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ब्रह्म रसायन में ब्राह्मी, हरड़, शंखपुष्पी, गिलोय,
इसके साथ साथ जो है आंवला, ये इम्पोर्टेंट ड्रग होते हैं। तो ये इसका प्रयोग करेंगे तो हम तनाव मुक्त भी रहेंगे, हमारी बुद्धि भी वृद्धि होगी और हमारी जो है अग्नि बढ़ेगी, हमारा पोषण भी होगा। तो ये हमारी पूरी तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज है। हृदय को सबसे बड़ा आयुर्वेद में जो दिया गया कॉन्सेप्ट है, इस तरह की जो व्याधियां हैं उसमें हार्ट प्रोटेक्टिव मेडिसिन पहले यूज करनी चाहिए, क्योंकि हार्ट ही मेन अफेक्ट होता है इन चीजों से, ज्वर से। तो हार्ट को अगर हम प्रोटेक्ट रखते हैं तो कहीं किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं होती। और धूपन चिकित्सा का जो फ्यूमिगेशन का, तो ये औषधियां हैं, इनको डिस्कस करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिससे भिला हुआ है, वत्सनाभ अर्क है, ये जो है बहुत पोटेंट मेडिसिन है जिनको यूज किया जा सकता है। फ्यूमिगेशन जो है, घरों में हम लोग धुआं दे सकते हैं, तो ये बहुत यूजफुल हो सकता है एनवायरनमेंट को माइक्रोब्स और वायरस से मुक्त करने के लिए। तो ये जो जैसे घी है, गुग्गल है, नीम के पत्ते हैं, श्वेत सरसों, सरसों, पीली सरसों, पीपल है, ऊंट है, हल्दी है, सीरियस के पुष्प है, तगर, ये सब औषधियां हैं, हरताल, मनसिला, बल्लभ है। इन सब का एक ब्लेंड बना के जितने भी इन चीजों में से अवेलेबल हो उनको हम सब घरों में इसकी हम धुआं दे सकते हैं। तो ये जो है वायरस और उसको नष्ट कर। चिकित्सा में जो उपयोगी औषधियां, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जैसे काढ़ा है, गोजी वैदिकवाद मार्केट में मिलता है। अगर किसी को जुकाम, खांसी, बुखार इसमें होता है तो आप ज्यादा पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, गोजी वैदिकवाद बाजार से खरीदें और ये काढ़ा सुबह शाम बना के आराम से लिया जा सकता है। पंचकोल क्वाथ, पंचकोल में 5 चीजें होती है, पिपली मूल, पिपला मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ, 5 चीजें होती है पंचकोल क्वाथ में। उसका चाय बना के ले सकते हैं, चाय की पत्ती के साथ इन 5 चीजों का 1/4 चम्मच पाउडर डाल दें, उसका काढ़ा बना लें। वो जो हमारा पंचकोल क्वाथ सबसे बेस्ट हमारा अग्निवर्धक है और ज्वर को ठीक करने के लिए बहुत लाभप्रद है। एक पथ्यादि क्वाथ भी मार्केट में मिलता है। इसके साथ साथ आप ही के जैन धर्म के ही बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने परसों मेरे डिस्कशन हो रहा था उनसे कि साहब वो कुछ आप लोग बहुत ही धार्मिक लोग हैं और समाज सेवा में हमेशा रत रहते हैं, वो भी चाहते थे उनका कि कोई ऐसा काढ़ा मुझे बना के दो जो मैं लोगों में सप्लाई करना चाहता हूँ स्वास्थ्य लोगों के प्रिवेंशन के लिए। मैंने उनको ये बना के दिया है कि 100 ग्राम पाउडर है पूरा ये मिला के, गिलोय है, सौंठ है, अश्वगंधा, मुनक्का, मुलेठी, हल्दी, तुलसी पत्र, काली मिर्च, पीपल और दालचीनी, ये औषधियां टोटल मिला के इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि ये 100 ग्राम हो जाता है। 100 ग्राम में से करीब 15 पार्ट इसको, 15 पुड़िया आप इसकी बना लें और सुबह सुबह 1 पुड़िया लेके 4 कप पानी में उबालना है। उबलते उबलते 1 कप रह जाए तो उसको छान के प्रातः मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक इसको लेना। अगर इसका हम नियमित प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी, हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी, हमारा पोषण अच्छी तरह से होगा, तो कहीं कोई व्याधि होने की कोई संभावना नहीं। तो आने वाला जो समय है, अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, भगवान ना करे कहीं इस तरह का फिर कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। ये अगर काढ़ा हम बना के लेते हैं तो किसी भी तरह की हमारी कोई तरह की दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करते हुए अगर इस काढ़े को लेते हैं तो कहीं कोई हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। चूर्ण भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये चूर्ण आप यूज कर सकते हैं, जैसे तालीशादी चूर्ण है। ये कुछ औषधियां आयुर्वेद में हैं जो बहुत प्रभावी है इस बीमारी में। अब ये थोड़ा सा मैं आपको देना चाहता हूँ, हम लोग जो जिस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के आधार पर, हमारे यहाँ भी कोविड वार्ड बना हुआ है और हम लोग भी सक्सेसफुली उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो 3 कैटेगरी इस तरह के पेशेंट की मिलती है, जिसमें एक कैटेगरी होती है सामान्य खांसी जुकाम वाले पेशेंट, जो जनरल फ्लू हो सकता है। एक कैटेगरी है कि कफ कोल्ड के साथ फीवर भी होता है, वो भी फ्लू हो सकता है, वो कोई आवश्यक नहीं है कोरोना वायरस। एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें ड्राई कफ ज्यादा होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है और ब्रीथलेसनेस मिलती है। 3 चीजें मिलती, ब्रीथलेसनेस हो, हाई ग्रेड फीवर हो, ड्राई कफ हो, तो हमें सस्पेक्ट करना है और उसके लिए फिर हमें
चेक कराने की आवश्यकता है, इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता हो सकती है। बहुत घरेलू उपचार है, इसको भी हम घर पे भी कर सकते हैं कि जैसे सिंपल कफ कोल्ड है तो तालीशादी चूर्ण मार्केट में मिलता है, उसको दिन में 3 बार शहद के साथ 1/4 चम्मच पाउडर ले सकते हैं। अगर आपका रॉन्ग डायग्नोसिस है तो भी ये चीजें नहीं है, क्योंकि आपको अग्नि को भूख को बढ़ाने वाली है, इसलिए कहीं इसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं। साथ में महासुदर्शन घनवटी या आयुष 64, जो कि आयुष मंत्रालय ने भी रिकमेंडेशन दी है, आयुष 64 टेबलेट फॉर्म में आती है दोनों। इनको सौंठ और हल्दी के काढ़े से या सौंठ, हल्दी, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च, इसकी चाय से आप इसका नियमित प्रयोग सुबह शाम करें तो 5 दिन प्रयोग से आपका कफ कोल्ड ठीक हो जाता है। अगर कफ कोल्ड के साथ फीवर भी है तो ये वाला जो ट्रीटमेंट है, पाउडर, चाय और टैबलेट, उसके साथ साथ आप संजीवनी बट्टी और ऐड कर दें। मार्केट में मिलती है संजीवनी बट्टी, वो उसको आप 5 दिन तक प्रयोग करें, कफ कोल्ड फीवर आपका ठीक होता है। आवश्यकता आने वाला जो प्रकृति पता नहीं हमें क्या संदेश देना चाह रही कि आप हर चीज पे डॉक्टर्स की डिपेंडेंसी ना रखें। डॉक्टर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बर्डन हो रहा है उसको ठीक करें। आप अपने आप में चिकित्सा करने की भी आपको प्रयास करना चाहिए। साधारण दवाएं, साधारण बीमारियों का इलाज आप घर में गर्म पानी से भी कर सकते हैं। ये जितने भी कफ कोल्ड और फीवर है, इसका सबसे सौंठ का पानी सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ अगर ये जो तीसरी कंडीशन आती है तो उसमें मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। अब पथ्य मीन्स जो इस बीमारी को ठीक भी करते हैं और हमें प्रिवेंट भी करते हैं, वो चीजें जैसे गर्म पानी है, पानी को उबाल कर, नियमित रूप से पानी को उबाल कर आप प्रयोग करें, या तुलसी और सौंठ का पानी, उबाला हुआ पानी लें, दिन में 4 बार 3 बार भी पानी लें, बाकी का सिंपल पानी गर्म उबाल कर लें। सौंठ है, तुलसी है, हल्दी और काली मिर्च, इसकी चाय दिन में 2-3 बार। बीमार है तो 3 बार ले सकते हैं, और जो बीमार नहीं है, जो प्रिवेंशन के लिए कर रहा है, तो सौंठ, तुलसी, हल्दी और काली मिर्च, इसकी चाय दिन में 2 बार सुबह शाम प्रयोग करें। तो ये एक बेस्ट, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन ही सामने निकल के आया है कि सौंठ हमारे आम का पाचन करती है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, तुलसी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हल्दी बेस्ट एंटी एलर्जिक है, और काली मिर्च है बेस्ट एंटी हिस्टामिनिक्स है। तो इसमें ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे लघु सुपाच्य आहार लें, खाना ऐसा लें जो पचने वाला हो, आराम से पचे। जैसे सूप है, सूप ले सकते हैं, मूंग की दाल का सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, घिया, तोरई, परवल ले लें। सौंठ का द्वारा, सौंठ और हल्दी, उबाला हुआ दूध आप प्रयोग करें। मुनक्का और अनार का नियमित प्रयोग करें, 12 महीने प्रयोग करने की चीजें हैं, इजीली अवेलेबल भी होती है, इनका आप प्रयोग करें। अपथ्य जो है, अपथ्य मीन्स जो बीमारी को बढ़ाने वाली है, या हमारे कोरोना को बढ़ाने वाली है, और वैसे भी हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ाने वाली है। भारी पचने वाली चीज, भारी है, जैसे भारी चीजें, मीट है, मांसाहार जो है, इसमें बिल्कुल वर्जित करना चाहिए। उड़द की दाल है, ये पचने में भारी है, तो इसको वर्जित करना चाहिए। ठंडी चीजें, ठंडी तासीर वाली चीजें, फ्रिज में रखे हुए जितने भी आइटम्स है, उनको कम से कम अभी इस समय, इस जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ठंडी जितनी भी तासीर वाली चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को वीक करती हैं। मिठाइयाँ भी हमारे मेटाबॉलिज्म को वीक करती है, तो मिठाइयाँ भी आप कम से कम प्रयोग करें। रुक्ष आहार मीन्स जो हमारे शरीर में ड्राइनेस बढ़ाते हैं, जैसे रोस्टेड जितने भी आहार उनका ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करें। दही और पनीर बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रखें इस समय इस बीमारी से बचने के लिए इनको बताएं, क्योंकि ये कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं और ये कफ व्याधि है। अपक्व शीतल, ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए। ज्यादा बेटर है दूध पानी को पका के पिए, गर्म करके उबाल के पानी को पिए। भिंडी है, सलाद है, गोभी है, मांस है, ब्रेड है, जंक फूड, ये बिल्कुल अवॉइड आपको करना चाहिए। और लेट नाइट डिनर को भी अवॉइड करना है। मैं सब लोगों, कई मेरे पेशेंट उनसे मैं कहता हूँ अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप बिल्कुल ज़ेन बन जाइए खाने के मामले में, कि सायंकाल आप भोजन करें, रात को भोजन ना करें। तो इस तरह से जो है ये बहुत सारी जो हमने डिस्कस किया कि हम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर, हमारी अग्नि को हम बढ़ाकर, हमारे जो लाइफस्टाइल को चेंज करके निश्चित रूप से हम कोरोना से भी हम लड़ सकते हैं। और
आज इतना भय व्याप्त हो गया कि आज कोरोना है, कल दूसरी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें अपने आप तैयारी रखनी है। आगे आने वाले जो चैलेंजेस है, प्रकृति हमें अपने आप को एक समय दे रही है, अपने परिवर्तन के लिए वो दे रही है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में, जीवन पद्धति में निश्चित रूप से सुधार करना चाहिए। भारतीय जीवन पद्धति, आयुर्वेदिक जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए, जो स्वास्थ्यवर्धक और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है। तो इस तरह से हम लोग इनका सबका पालन करते हुए बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। यस सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास में। तो एक क्वेश्चन तो सर पहला जो आ रहा है मेरे पास में वो ये आ रहा है कि आपने मीठे के लिए मना किया, तो मीठे में कौन कौन सा मीठा अपना खा सकते हैं या कोई भी मीठा नहीं खाना चाहिए? से फॉर एग्जांपल गुड़। मीठे में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। जितने भी जो फ्रूट मिठाई का जो फ्रूट्स के जो सोर्स से मिठाई जा रही है, फ्रक्टोज, वो ले सकते हैं। लेकिन जितने भी जो शुगर के जो सोर्सेज हैं या जो हमारी बाजारों में बनी हुई मिठाइयाँ हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होती है, जैसे खोए की मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, इन चीजों को बिल्कुल निश्चित रूप से हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर में कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं। कफ बढ़ेगा तो हमारी जो अग्नि जो है, हमारी जो इम्यूनिटी है वीक हो, मतलब अग्नि हमारी जो है मेटाबॉलिज्म वीक होगा। मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो इम्यूनिटी पे उसका इफेक्ट आता है। तो आप फ्रूट्स के द्वारा जो आपका स्वीट जा रहे हैं, जैसे मुनक्का है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, अनार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन और बाकी की इस तरह की जो आम की जो उत्पत्ति नहीं, तो आपको जो है शुगर के बने हुए उत्पाद हैं, चीनी से बनी हुई चीजें हैं, वो नहीं लेनी है, और नेचुरल चीजें जो है, नेचुरल स्वीटनर्स ले सकते हैं। okay. तो सर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है कि क्या गुड़ ले सकते हैं या गुड़ नहीं ले सकते? हाँ, गुड़ ले सकते हैं। अगर आपको गुड़ इजीली अवेलेबल है तो गुड़ तो बहुत ही अच्छी चीज है, नो डाउट लेना चाहिए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में शिल्पा जी का, बल्कि उन्होंने 2-3 क्वेश्चन भेजे, तो मैं 2 क्वेश्चन उनके उठा रहा हूँ सर। कि आपने जो बताया अभी वो सिम्टोमेटिक कोरोना के बारे में बताया, जो कोरोना सिम्टम्स दे रहा है उनके बारे में बताया आपने। अगर कोई असिम्टोमेटिक कोरोना है या साइलेंट कोरोना है तो उस केस में सर कैसे पता चला? बहुत रिलेवेंट प्रश्न किया है। हाँ, मैं इसमें से बीच में रह गया था ये, क्योंकि आज जो पेशेंट मिल रहे हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में एसिम्टोमेटिक पेशेंट, हमारे यहाँ जो कोरोना वार्ड जो हमने एस्टेब्लिश किया है, हमारे पास भी पॉजिटिव बट एसिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं। इसमें जितनी भी हमने डिस्कस किया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जितनी भी बातें हमने डिस्कस की है, लाइफस्टाइल से लेके डाइट वाला कॉन्सेप्ट और आपका जो रसायन वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे सुबह ब्रह्म रसायन, सुबह च्यवनप्राश लें, शाम को अगस्त्यहरित की आप लें या ब्रह्म रसायन ले लें। मेडिसिन में सुदर्शन घनवटी आपकी ये टाइप जितने भी बताई गई है, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन थी, मैंने उनको बिल्कुल स्लाइड शो किया नहीं, लेकिन ये जनरल मेडिसिन है। सुदर्शन घनवटी है, ये केवल आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। ये स्वस्थ व्यक्ति भी अगर खाता है तो उसको कहीं कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, साइड बेनिफिट्स ही मिलेंगे। मैं भी जो है, मेरा वार्ड में ड्यूटी है, यहाँ पे सब कुछ रहता है, तो हम लोग अपने प्रिवेंशन के लिए सुदर्शन, कोई फीवर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी 2 सुदर्शन घनवटी सुबह सुबह हम लोग गर्म पानी से ले रहे हैं, च्यवनप्राश नाश्ते के साथ ले रहे हैं, रात को अगस्त्यहरित की रसायन नियमित रूप से ले ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको एसिम्टोमेटिक पेशेंट को आयुर्वेद को 100% आयुर्वेद को फॉलो करना है। जो स्लाइड्स जितनी बताई गई है आपको, जो चीजें बताई गई है, लाइफस्टाइल, कम से कम आपको मतलब 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के 2-2.5 घंटे आपको व्यायाम करना है, कम से कम 15 मिनट आपको धूप में रहना है। ये हमारी जो है, ऐसा कहा कि सूर्य की जो किरणें हमारे अनेकानेक रोगों को ठीक करती है। उद्यन आदित्य रश्मि भी शीर्णा रोगा अनिनिशित, अथर्ववेद में कहा। तो ये हमारे विटामिन डी को बढ़ाता है, ये तो अलग चीज है, लेकिन प्रत्यक्षम अल्पम अप्रत्यक्षम अल्पम, ऐसा कहा कि जो नहीं दिखता वो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे जो मार्वलस इफेक्ट जो है सूर्य की किरणों का होता है। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट को सूर्य की किरणों में भी रहना है, और जितने भी आयुर्वेद के जो एंटीऑक्सीडेंट बताए हैं, जिसमें जो हरड़ा है, आंवला है,
इनका प्रयोग करना है। गर्म पानी नियमित रूप से लेना उसको, जब तक सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है, तब तक तो निश्चित रूप से गर्म पानी का प्रयोग करना ही है। सौंठ का प्रयोग करना है, हल्दी का दूध का प्रयोग करना है, हमारे जितने भी मसाले हैं, दालचीनी है उसका प्रयोग करना है, काली मिर्च है, जितनी भी चीजें बताई गई है सब उनका प्रयोग एसिम्टोमेटिक को करना है। एसिम्टोमेटिक है तो बिल्कुल ऐसा है कि उसको घबराना ही नहीं है, ये जो बताए जितनी चीजें बताएं उसको फॉलो करें, 100% फॉलो करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैंने ये रिक्वेस्ट किया था आपसे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन थोड़ी शॉर्ट रखें और शायद क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास में काफी ज्यादा होंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करने शॉर्ट में प्रयास करेंगे सभी का देने का। नहीं सर, बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास में। जी। अगला क्वेश्चन जो है सर वो है, गिलोय की तासीर गर्म होती है या ठंडी, और गिलोय का पाउडर नॉर्मल मार्केट में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस केस में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में गिलोय का पाउडर उतना लाभदायक भी नहीं है जितना गिलोय की जो टैबलेट्स हैं, वो गिलोय की टैबलेट्स इजीली अवेलेबल है। वो गिलोय घनवटी के नाम से भी मिलती है और संसमनी वटी के नाम से भी मिलती है। वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि गिलोय का पाउडर हम लेने बैठेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 चम्मच पाउडर हमें लेना पड़ेगा, तो लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी जगह पे आप टैबलेट लें, गिलोय घनवटी ले लें, संसमनी वटी ले लें। और जो गिलोय की जो तासीर है, ठंडी तासीर बिल्कुल भी नहीं होती है उसकी, और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होती, ठीक है ना। एक माइल्ड जो है तासीर होती है, तो ठंडी नहीं होती उसकी तासीर। उष्ण वीर ही उसको कहा गया है। उष्ण वीर होने के कारण ये ज्वर को ठीक करता है, ठीक है। लेकिन ये माने गर्मी है तो हम उसकी तासीर का इस तरह का प्रयोग नहीं करना है हमें। वो कहीं किसी भी तरह से न बहुत ज्यादा ठंडी है न बहुत ज्यादा गर्म, अनुष्णासित होते हैं उसको। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ में हमारे नेशनल ट्रस्टी श्री मन्नालाल जी वैद है, मैं देख पा रहा हूँ उन्होंने हाथ उठा रखा है, मैं उनको अनम्यूट कर क्वेश्चन ले। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो पोसवाल भवन में कनक श्री जी, साधु श्री कनक श्री जी के सानिध्य में अपना प्रोग्राम हुआ था, उस टाइम आपको सुना था। उस टाइम समय की कमी की वजह से काफी कुछ रह गया था, तो आज वो कमी पूरी हुई है हमारी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर मैं चाहूंगा, जो आपने बताया कि आंवला 12 महीने प्रयोग कर सकते हैं, तो किस तरह से इसको 12 महीने प्रयोग किया जा सकता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसा है सर, आंवला जो है नवंबर दिसंबर से आने लगता है और मार्च तक आंवला आता है। तब तो उस समय जो है आंवले का जो प्रयोग करना है, उसको आंवले का उस समय भी रस को यूज नहीं करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आंवले की तासीर ठंडी होती, ठीक है सर। तो उस समय जो ऋतु जो होती है वो ठंडी चीजें लेने के लिए नहीं होती। तो आपको उस समय जो आंवला प्रयोग करना है, या तो आंवले का अचार प्रयोग करें आप, ठीक है सर, या फिर जो है आंवले का से बने हुए च्यवनप्राश का प्रयोग करें। उसके बाद आ जाती गर्मी, अप्रैल मई जून जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई में आंवले का रस भी यूज कर सकते हैं आप, जो मेडिकेटेड जो बॉटल पैक्ड में मिलता है वो रस यूज कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। जैसे 2 चम्मच रस ले लिया, 2 चम्मच गर्म पानी मिला लिया, सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। या फिर मुरब्बा भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मुरब्बे जितने भी होते हैं वो सीधे ऑलरेडी जो है ठंडी तासीर वाले होते हैं, तो उनको गर्मियों में ठंडी तासीर की चीज लेना लाभप्रद होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो आंवले का चूर्ण है उसको आप 12 महीने प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई नहीं है। गर्मी सर्दियों में लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा गर्म पानी से ले लीजिए। बाकी के समय जो है, जैसे सर्दियों में नवंबर से लेकर फरवरी तक गर्म पानी से 1 चम्मच आंवले का पाउडर ले लिया, बाकी के समय नॉर्मल पानी से आप ले सकते हैं। नियमित रूप से आंवला किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में जाना चाहिए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में उदयपुर से, सुशीला मेहता जी पूछ रही है उदयपुर से, क्या गर्मियों में च्यवनप्राश लेना चाहिए या नहीं? च्यवनप्राश के विषय में बहुत ज्यादा ऋतु का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी च्यवनप्राश का जो पर्पज हमारा लेने का होता है, एक तो सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो जितने भी श्वास व संस्थान संबंधी व्याधियां, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये ठीक करता है। तो जब आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अगर है, व्याधि को ठीक करने के लिए अगर आप च्यवनप्राश का सेवन करना चाहते हैं तो उसको 12 महीने ही आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए का पर्पज आपका जहाँ जाता है, वहां पे आपको सर्दी में, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म सर्दियों में अच्छा होता है, पाचन अच्छी तरह से करता है हमारा शरीर उन चीजों को,
तो सर्दियों में आप च्यवनप्राश लें, और गर्मियों में जब जब जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होता है, अप्रैल मई, तो फिर आप ब्रह्मरसायन शुरू कर देना चाहिए। तो ब्रह्मरसायन में भी आंवला भी होता है, हरड़ भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंवले की तासीर बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसा नहीं है, लेकिन गर्मियों में हमारी जो मेटाबॉलिज्म हमारा वीक हो जाता है, इसलिए एडिशनल बहुत ज्यादा सप्लीमेंट बॉडी को देने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे ऐसी चीजें देनी होगी जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करे और हमारी भूख को बढ़ाए। तो ब्रह्मरसायन में जो हरड़ है वो भूख को ज्यादा अच्छी तरह से हमारी को बढ़ाती है और बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसलिए इनका पर्पज, किस पर्पज से हम च्यवनप्राश का प्रयोग कर रहे हैं वो है। लेकिन अभी जिस तरह की जो स्थितियां चल रही है उसमें आपको च्यवनप्राश कंटिन्यू रखना है। एक चम्मच न लेके, जिन लोगों की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, जिन लोग जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनको शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इसमें पिपली की मात्रा ज्यादा होती है, पिपली है, दालचीनी ये होती है, तो ये हमारे शरीर की अग्नि को बढ़ाती है। तो जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो आधा चम्मच लें, बाकी के जो लोग प्रकृति के जो लोग हैं वो 1 चम्मच इसको च्यवनप्राश को 12 महीने भी ले सकते हैं। कोई ऐसा 12 महीने लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत आपको स्पेशलाइज्ड एडवाइस ये मिल रही है कि आप अप्रैल मई तक जो है च्यवनप्राश लें, उसके बाद ब्रह्मरसायन पे उसको शिफ्ट कर दिया। जी सर। कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, काफी जुड़े हुए हैं, बल्कि उनमें से एक क्वेश्चन आया है मनोज सेठिया जी का। सर, साइनस के लिए क्या मेडिसिन लेनी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से? इसके लिए साइनस ओके। साइनस जो है आयुर्वेद में दुष्ट प्रतिश्याय के रूप में वर्णन किया गया है। ये जो प्रतिश्याय जो मीन्स हमारा जो जुकाम में बिगड़ जाता है, नजला जब बिगड़ जाता है वो हमारे साइनस को ब्लॉक कर देता है। तो साइनस के लिए सबसे जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को ओपन करना है। तो ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए एक तो आप मॉर्निंग इवनिंग स्टीम लेना शुरू कर दें, और स्टीम लेने के बाद जो नशे बताया गया था आपको, तो सरसों का तेल का नशे ले सकते हैं, या एक अणु तेल के नाम से मेडिकेटेड ऑयल आता है मार्केट में, तो अणु तेल से आप 5-5 बूंद दोनों नाक में स्टीम लेने के बाद नियमित रूप से डाला करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, गर्म पानी पिए, सौंठ का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अगस्त्य रीत की सुबह शाम चटनी आती है, च्यवनप्राश की तरह चटनी है ये, 1 चम्मच चटनी सुबह, 1 चम्मच चटनी शाम को च्यवनप्राश से लेनी। साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट ये जब आप शुरू करेंगे 1 महीने में आपको 50% रिलीफ मिल जाएगा। तो लंबा ट्रीटमेंट आपको चलाना पड़ेगा, कम से कम आपको ये 4 महीने का ट्रीटमेंट आपका रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो यौगिक क्रियाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, सूर्य नमस्कार है, इनका भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब क्योंकि लंबे कई वर्षों तक हमारे जो है अपत्य फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण ये चीजें होती है। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है जो हमारे जीवन पद्धति में आ गई है, जैसे आइसक्रीम खाना है, ठंडा पानी पीना है, लेट तक सोना है, लेट तक जगना है, ये स्थितियां हैं। तो आपको जो वर्षों की बीमारी है तो आपको कई महीनों आप उसको देने पड़ेंगे। इस आधार पे आप आराम से ठीक कर सकते हैं। कुछ परहेज आपको जो बताए गए हैं, ये जनरल बताए गए थे परहेज, वो भी आपको रखने हैं। जी सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ योगेंद्र बुकोलिया जी का। योगेंद्र जी पूछते हैं, हल्दी, सौंठ और काली मिर्च की जो मात्रा बताई गई थी वह कितने दूध में लेनी है? दूध कितना रहना चाहिए सर उसमें? दूध करीब 200 ग्राम दूध, 200 ml दूध जो है एक व्यक्ति एक बार में आराम से पी सकता है, 1 गिलास दूध। तो 1 गिलास दूध के लिए ये सफिशिएंट मात्रा है। चौथाई चम्मच सौंठ लें, चौथाई चम्मच हल्दी लें, और 1 चौथाई से भी आधी मीन्स 1/8 चम्मच, करीब 4 चुटकी काली मिर्च लेनी चाहिए। उसको दूध में मिला के उसको पी सकते हैं, दोनों टाइम भी पी सकते हैं या मॉर्निंग में पी सकते हैं। थैंक यू सर। तेजपुर आसाम से क्वेश्चन है अपने पास में। तेजपुर आसाम से सुरेंद्र वर्मा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर सीजनल वेरिएशन में क्या क्या है? थोड़ा सा और एग्जांपल अगर आप दें हमें सीजनल वेरिएशन के हिसाब से तो वो। वेरी गुड। सीजनल में देखिए ऐसा है, सभी द्रव्य, जितने भी खाद्य द्रव्य हैं, जितने भी भगवान ने जो चीजें बनाई है, मोस्टली हमारे स्वास्थ्य के लाभप्रद है। लेकिन ऋतु के अनुसार हम उनको अगर प्रयोग करते हैं तो ज्यादा लाभप्रद होती है। जैसे शहद है, शहद बसंत ऋतु में बहुत ज्यादा लाभप्रद है।
और मैं थोड़ा सा गर्मियों में लाभप्रद, मतलब इतना वो नहीं है। इसके साथ साथ दही है, दही का सेवन ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में और बसंत में, 3 ऋतु, 6 ऋतुओं में से 3 ऋतुओं में वर्जित बताया। इन 3 ऋतुओं में आपको नहीं लेना है, बाकी के समय पे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स, जब आपको सर्दियां हैं, जब आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, आपका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग उस समय करना चाहिए। लेकिन वही ड्राई फ्रूट्स हम बादाम, अखरोट, केसर, ये चीजें अगर हम गर्मियों में लेने लगेंगे तो ये हमारे लिए लाभप्रद नहीं। इसी तरह से सत्तू का प्रयोग करते हैं लोग। सत्तू हमारे बॉडी को बेस्ट एनर्जेटिक ड्रिंक है, उसका प्रयोग करने के लिए कहा कि गर्मियों में सत्तू का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सत्तू अगर बारिश में हम प्रयोग करने लग जाएंगे तो फिर वो शरीर के लिए नुकसानदायक, वायु को बढ़ाता है। तो इस तरह से जो है सीजन वाइज हमें आहार का हमें परिकल्पना करनी चाहिए। जैसे हरी सब्जियां, हरी सब्जियां दिवाली के बाद जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है बहुत लाभप्रद है। लेकिन उन्हीं लीफी वेजिटेबल्स को अगर बारिश में प्रयोग करेंगे तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकती है और हमारे हेल्थ के लिए। यस सर। जी थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल जी कोटेचा को लेने के लिए। निर्मल जी जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है सर। जी सर। यस सर, नमस्कार। एक क्वेश्चन पीसीके से आया है सर, त्रिफला को क्या 12 महीने यूज कर सकते हैं और त्रिफला बनाने में मटेरियल की क्या मात्रा होनी चाहिए? क्या ये आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है? त्रिफला तो आयुर्वेद का सार है। आयुर्वेद में जितना कोई ऐसी औषध, कोई ऐसी मेडिसिन कॉम्बिनेशन नहीं होगा जिसमें त्रिफला नहीं होगा। हरड़ा, बहेड़ा, आंवला, 3 चीजें हैं। अब इसका पर्पज अलग अलग है सर। हम रसायन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जब इनका यूज करते हैं तो इसको सम भाग में लेने के लिए कहा है कि तीनों को समान पार्ट में लेना है। हरड़ा, बहेड़ा, आंवला, तीनों को बराबर मात्रा में लेके उसका पाउडर बना के रख लें, तो वो जो पाउडर हमारी आंखों की ज्योति को भी बढ़ाएगा, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनको डिटॉक्स भी करेगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हरड़ा, बहेड़ा, आंवला, हरड़ा 1 पार्ट, बहेड़ा 2 पार्ट और आंवला 4 पार्ट, मतलब बढ़े हुए क्रम में लेंगे हरड़ा, बहेड़ा, आंवला। ये जो प्रयोग है ये जो है, हाँ तो थोड़ा सा इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है कि ये जो हरड़ा 1 पार्ट, बहेड़ा 2 पार्ट और आंवला 4 पार्ट, ये हमारी सामान्य रसायन, हमारी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर तो लेना है, आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए करना है, तो ये वाला प्रयोग करें। और अगर केवल शोधन के लिए भी करते हैं, कई लोग वही कहते हैं कि मेरा पेट साफ रहे और मेरी भूख अच्छी रहे, तो उस पद्धति के लिए, उस कार्य के लिए अगर हम त्रिफला का जो है करते हैं तो वो उसका समप्रमाण, तीनों ही समान मात्रा में लेने का उसमें है। तो इसमें हरड़े का कंपोनेंट ज्यादा आ जाता है और वो पेट को साफ करने के लिए डिटॉक्स करता है। तो इस तरह से 12 महीने हरड़े त्रिफला को लिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई वो नहीं, संदेह नहीं, आराम से उसका प्रयोग करें। हाँ, ऋतु के अनुसार उसमें अनुपान चेंज कर सकते हैं, कभी गर्म पानी से ले लें, कभी नॉर्मल पानी से ले लें, इस तरह से। जी सर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं और अक्रॉस इंडिया से आ रहे हैं। जी और शायद बाहर से भी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अपने को। जी तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया है वो है, न्यूट्रिशनिस्ट आजकल कई सारे केसेस में दूध पीने के लिए मना करते हैं, उस केस में क्या करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन सर इसी में समाहित कर रहा हूँ मैं, कई जो डॉक्टर्स हैं, मतलब बल्कि एलोपैथी में जो है घी के लिए मना करते हैं बिकॉज उसको सैचुरेटेड फैट बताते हैं, राइट? तो इस केस में आयुर्वेद क्या कहता है? ये तो हम आए दिन, ये जो प्रॉब्लम है तो आए दिन फेस करते हैं कि जब भी कहीं लेक्चर देने जाते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा के जो कुछ चिकित्सक हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि जो एनिमल फैट नहीं लेना है, एनिमल प्रोटीन यूज नहीं करना। अब अलग अलग सिद्धांत है। आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि नित्यम क्षीर घृताभ्यास है, कि नियमित रूप से दूध और घी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट न्यूट्रिशन के सोर्स है। हमारे न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी जो बुद्धि को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में सात्विक भावों को बढ़ाते हैं, सात्विकता की वृद्धि करते हैं। ये तो आयुर्वेद कहता है और वेद कहते हैं ये बात। तो कई चीजों में क्या है कि वेद को तो वैसे कहते हैं, वेद को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं,
आज के जो न्यूट्रिशन वाले जो लोग हैं या तथाकथित नेचुरोपैथ लोग हैं, वो कहते हैं साहब ये एनिमल फैट जो है बॉडी में कई तरह से बीमारियां पैदा करता है। तो आयुर्वेद तो इस चीज को डिस्कार्ड करता है कि हाँ, मैंने कहा ना, किस व्यक्ति के लिए किस चीज की आवश्यकता है, प्रकृति के अनुसार आहार का चयन होना चाहिए, मौसम के अनुसार वेदर के अकॉर्डिंग आहार का चयन होना चाहिए। तो दूध और घी किसी भी तरह से जो है सेचुरेटेड फैट जो है, गाय का जो घी है वो कहीं से कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है, बशर्ते कि वो प्योर मिल्क, प्योर दूध हो, प्योर घी हो। तो कहीं ऐसी कोई, अब तो सुपर फूड के रूप में घी को एस्टेब्लिश किया है कि जब तक हमारे बॉडी में जो गुड फैट बढ़ाने के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा बॉडी में, जब तक अगर हम फैट नहीं लेंगे, तो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी क्वालिटी का जो फैट है, अच्छी क्वालिटी का घी है वो आवश्यक, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। और इसके कहीं तर्क नहीं है कि दूध जो है बीमारियों को पैदा करता है। दूध बीमारियों को उनको पैदा करता है तो कहते हैं कि उससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा उनको बढ़ेगा जो मेहनत नहीं करते, उसको कंज्यूम नहीं करते। तो आयुर्वेद में कहा है अगर जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, जो शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं और दूध पियेंगे या घी खाएंगे, तो उनको प्रमेय होगा, डायबिटीज होगी उनको। लेकिन सबसे पहली शर्त जीवन की यह है कि आप पूरा व्यायाम कीजिए, अपनी पाचन शक्ति उसको बढ़ाइए, और उसके बाद में फिर उसको आप न्यूट्रिशन जो है, पोषक द्रव्यों का प्रयोग कीजिए। जब तक पोषक द्रव्य नहीं लेंगे, ये आयुर्वेद में हमारे अग्नि को इस तरह से कंपेयर किया गया है कि जैसे हवन होता रहता है, हवन में हम जैसे घी डालते हैं, तो जब तक हम उसमें घी नहीं डालेंगे अग्नि हमारी बढ़ेगी नहीं। वही हमारे शरीर में भी अग्नि नियमित रूप से फ्लेम्स उड़ रही, तो जो उसको फ्लेम्स में जब तक आप घी और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं डालेंगे, वो अग्नि हमारी शांत हो जाएगी। तो आयुर्वेद तो इसको रिकमेंड करता है कि दूध और घी नियमित रूप से प्रयोग करना है। हमें तो वेदों में विश्वास है, तो वेद की बात करने वाले लोग। सर अगला क्वेश्चन है सर सुशील जैन जी का, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। वो पूछ रहे हैं सर, अभी कई जगह कंप्लीट लॉकडाउन है, दूध मिलने में दिक्कत आती है, या मिलता है तो पूरी मात्रा में नहीं मिलता, उस केस में अपना पैक्ड या पाउडर दूध भी क्या इसमें उपयोग कर सकते हैं या नहीं? दूध का मीन्स देखिए, आयुर्वेद में जो रिकमेंडेशन है दूध की, वहीं पे अंतर आ जाता है। वहां उनका कहना सही भी, जायज भी है कि दूध जो है, इस तरह का जो दूध है, इम्प्योर मिल्क जो आ रहा है मार्केट में, या पाउडर का मिल्क है, वो कहीं ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि पाउडर मिल्क लेके दूध लिया जाए। ऐसी स्थिति में तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दूध तो जो आपका जितना भी जो है, या तो आप गाय का दूध हो या डेयरी का जो मिल्क हो, काउ मिल्क हो, वो आप मिले तो यूज कीजिए, वरना उसके बहुत सारे और भी सब्स्टिट्यूट है। फ्रूट्स ले लीजिए, अनार लीजिए, अनार मुनक्का लीजिए, हमारे आपके बॉडी को मिल जाते हैं। दालें, मूंग की दाल लीजिए, उससे प्रोटीन आपको मिल जाता है। जी थैंक यू। हमारे साथ में संपत मल जी नाटा हैं, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार पंडित जी। जी सर नमस्कार। मेरे शुगर है पिछले 15-16 साल से, तो मैं पिछले 6 सब्जियों में से एक सब्जी रोजाना खाता हूँ, आंवला, करेला, मेथी, केरिया और सांगरी। इसमें कोई सब्जी ऐसी है जो किस सीजन में नहीं खानी चाहिए? आंवला, मेथी, करेला, केरिया, और क्या होता है? केरिया काला केर आता है ना, छोटा वाला केर, अच्छा हाँ जी, और सांगरी। तो ये तो सभी चीजें 12 महीने खाने की है। 12 महीने से कोई तकलीफ नहीं। आंवले का किसी ने कहा कि इसको नहीं खाना चाहिए सर्दी में, इसलिए पूछता था। मैं सब्जी बना के खाता हूँ इससे। नहीं, कहीं कोई नहीं है। आंवला तो सबसे पहला बताया गया है 12 महीने खाने वाली चीजों में। मेथी और बथुआ तो बाद की बात है, पहले सबसे पहले तो आंवला नियमित खाने की। आप तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीजें ले रहे हैं, और आपकी निश्चित रूप से शुगर कंट्रोल भी होगी इनसे। 16-17 साल से मैं इसको खा रहा हूँ, नियमित कॉम्बिनेशन है, कहीं कोई नहीं है। 12 महीने आप इसका प्रयोग किया करें, कहीं कोई नहीं है, बहुत बढ़िया ले रहे हैं आप। सर सोया मिल्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सोया मिल्क बहुत चल रहा है आजकल। सोया मिल्क तो ठीक है, एक सोया मिल्क भी एक प्रोटीन का सोर्स है, कहीं कोई उसमें बुराई नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए, लिया जा सकता है।
थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, शरीर में अगर गर्मी ज्यादा हो तो ठंडा करने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिरोहिया जी। सबसे पहले अगर इस तरह की स्थिति आती है तो ऐसे लोगों को दिन में 2 बार 3 बार नहाने का, स्नान से बिल्कुल शरीर में शीतलता आती है, नंबर 1। नंबर 2, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, ध्यान प्राणायाम, इससे जो है इस तरह के हार्मोन्स बॉडी से रिलीज हों जो बॉडी में कामनेस बढ़ाएंगे। तीसरा, आंवले का प्रयोग करें। पित्त सामक, पित्त को कम करने वाली जितनी भी चीजें हैं, पित्त सामक द्रव्यों का प्रयोग करें। जैसे आंवला सबसे बेस्ट पित्त सामक द्रव्य है। आंवले का पाउडर ले सकते हैं, आंवले का रस ले सकते हैं, लेकिन इसमें च्यवनप्राश वगैरह जो कल्पनाएं हैं वो उनके लिए लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इनमें और भी मेडिसिन ऐड कर दी जाती है, वो उनके लिए लाभदायक नहीं रहेगी। और साथ में स्नान में वो ऐसे मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। चंदन की जो चीजें, चंदन आसव आती है या चंदन की और भी औषधियां बनी हुई आती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय का प्रयोग वो कर सकते हैं। जी सर, क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, शिल्पा जैन जी का फिर से एक क्वेश्चन आया है। शिल्पा जी, मैं आपका ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब जैसे गर्मी शुरू हो गई और आपने सब गर्म चीज बताई है जैसे हल्दी, काली मिर्च एक्सेट्रा, तो क्या ये नुकसान तो नहीं करेगी? नहीं, निश्चित रूप बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है जनवरी दिसंबर से हुई है इस बीमारी की, और जो आता है वो यही बोलता है कि बस खूब मसाले खाइए, आप अदरक खाइए, लहसुन खाइए, इससे कोरोना। तो आपको वात पित्त कफ का बैलेंस को भी देख के चलना पड़ेगा, कि वेदर के अकॉर्डिंग। हालांकि इस बार जो वेरिएशन आ रहा है वेदर में, अभी तक वो गर्मी नहीं आई है जो पहले अप्रैल और मई में हुआ करती थी। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो आपको बना के चलना पड़ेगा। कि जैसे मेरे पास वो जो जैन बंधु हैं हमारे, कविंद्र जी सीए हैं, यहाँ पे हमारे मित्र हैं, वो काफी एक्टिव हैं आपके साथ सोशल सर्विसेज। उन्होंने वो काढ़ा का मेरे को फॉर्मूला भेजा था कि सर ये हमारे जो है वहां से एक फॉर्मूला आया, इसको हम बना करना चाहते। तो उसमें दालचीनी, तेजपत्र, पिपली और इस तरह की चीजें भी उसमें ऐड थी। उसको मैंने मॉडिफाई किया। मैंने कहा ये जो है 1-2 महीने पहले का फार्मूला था, आपको वेदर के अकॉर्डिंग करना है। तो आपको जो जैसे हल्दी का प्रयोग करना है, सूंठ का प्रयोग करना है, काली मिर्च का प्रयोग करना है, उसका वैसे काढ़ा बना के आप मत लो, उसको दूध के साथ लीजिए। तो दूध के साथ से क्या होगा, उन तीनों चीजों का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो गर्मी है वो दूध से कंपनसेट हो जाए। तो इस तरह से इसका आपको प्रयोग करना है, वरना फिर क्या है कि और भी दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी आदमी को बढ़ सकती है गर्मी की वजह से, पित्त की वजह से। तो आप सही सोच रहे हैं, इनको वेदर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करना है। तो ये जो आपको काढ़े का जो फॉर्मूला बताया गया है, वो इसको तो मॉडिफाई करके बताया है कि उसमें मुलेठी भी डाल दी गई है, जिससे वो मुनक्का डाल दिया है, मुलेठी डाल दी है, गिलोय है, जिससे एक बैलेंस्ड फॉर्मूला बन जाता है। अब सर ये क्वेश्चन बहुत ही जेनरिक है और नरेश जी भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और शायद इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। सौंठ या अदरक, मतलब भाई चाय तो अदरक वाली में मजा आता है, तो सौंठ क्यों और अदरक क्यों नहीं? नहीं, सौंठ और अदरक में उतना सही अंतर मैं मानता हूँ। जैसे कि जो युवा जो होता है आज का, युवा में बुजुर्ग में जो अंतर है, बुजुर्ग ठंडी तासीर के हो जाते हैं, भले वो अपने जमाने में काफी अग्रेसिव रहे हों। तो अदरक जो है ज्यादा गर्मी देता है, न्यूट्रिशन वैल्यू अदरक की नहीं है ज्यादा, लेकिन जो सौंठ है वो हमें उतनी उष्णता नहीं देती और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी शरीर में। इसको रसायन भी बताया गया है, इसलिए सौंठ के लड्डू भी खाने के लिए कहा गया है कि सौंठ के लड्डू पहले खूब बनाए जाते थे। जो प्रेगनेंसी के बाद माता बहनों को सौंठ का प्रयोग करवाया जाता था, क्योंकि उसके शरीर में पाचन की क्षमता उसकी हमारी अच्छी बढ़ाता है और हमारा न्यूट्रिशन भी देता है। तो सौंठ की ही ज्यादा बेटर है, अदरक को इस समय नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता से सुशील कुमार चोपड़ा जी पूछ रहे हैं, मिल्क वाली चाय में अदरक सही है क्या या उसमें भी सौंठ ही रखें? देखिए, सौंठ जो है विश्व भेषज्या कहा गया है। सौंठ को विश्व भेषज्या में दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन। तो जहां अदरक का मैटर आता है, वहां जैसे सब्जियों में जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो आप अदरक यूज कर सकते हैं, वो भी सर्दियों और गर्मियों के अलावा। लेकिन जहां
आपको अगर चाय वगैरह में, दूध में जहाँ प्रयोग करना है, वह सौंठ ही प्रयोग करना है, अदरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, आपने सैलेड को सैलेड के लिए मना क्यों किया है, मतलब वो एक क्वेश्चन है। रियलमी 1 के नाम क्या है, ये जो बात कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कही गई ज्यादातर, कि हमें जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, और जितनी भी कच्ची चीजें होती है उनको पाचन के लिए हमारी शरीर को ज्यादा एक्सेस वर्क करना पड़ता है। तो जब तक हम डिजीज में कंडीशन में व्याधिग्रस्त है, रोगग्रस्त है, तब तक कच्ची चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आराम से उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उन चीजों का प्रयोग करना है तो हल्का सा बॉईल करके, बॉइल्ड सैलेड के रूप में उसको लेना चाहिए। कच्ची चीजें हमारे शरीर में हमेशा भारीपन लाती है, शरीर की को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो इस पर्पज से इस समय व्याधि की स्थिति में, रोग की स्थिति में कच्ची सलाद का प्रयोग न करें। स्वस्थ व्यक्ति जिसकी अच्छी अग्नि है वो उसको करना चाहिए, वो तो क्लींजिंग का कार्य करता है आंतों। सर हमारे साथ में पूजा मनोज जी हैं सूरत से, और एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए सर कोई ट्रीटमेंट है क्या आयुर्वेद? कॉन्स्टिपेशन एक तो जनरल क्वेश्चन उन्होंने कर लिया है। तो कॉन्स्टिपेशन के पहली बात तो कारणों पे जाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। क्या आप बिना भूख के खाना खा रहे हैं? क्या आप भोजन अपनी आवश्यकता से ज्यादा खा रहे हैं? क्या आप भोजन अपनी आवश्यकता से कम खा रहे हैं? तो ये सब कारण कॉन्स्टिपेशन के होते हैं। दूसरा, आपका जो डाइट जो है वो किस तरह की है, फाइबर लैकिंग तो नहीं है। फाइबर अगर कम है तो भी आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। तो इन सब चीजों के दौरान आपको ये है कि आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर जिस तरह की बताई गई है वो डाइट हो। डाइट, आपकी डाइट में आंवला नियमित रूप से हो, आपकी डाइट में हरड़ा का प्रयोग हो रहा हो, और यहाँ पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका प्रयोग आपको करना है, जो फाइबर के सोर्स हैं। सैलेड है, फ्रूट्स हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग करना है। और मेडिसिन के रूप में त्रिफला का प्रयोग आप कर सकते हैं सुबह शाम। उसके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगी, लेकिन उसके अनेक साइड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। साथ साथ अगर आप की जो प्रकृति है, वात प्रकृति वालों को भी ये होता है कॉन्स्टिपेशन, तो उनको रोगन बादाम का तेल 1 चम्मच दूध के साथ रात को प्रयोग कर सकते हैं। मुनक्के का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से जो डाइटरी सप्लीमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसमें आप मुनक्का प्रयोग कर सकते हैं। 10 मुनक्के सुबह, 10 मुनक्के शाम को, उसका नियमित प्रयोग करें तो इन्हीं से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। कॉन्स्टिपेशन के लिए किसी तरह की लेक्सेटिव मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, वरना वो ज्यादा इंटेस्टाइन पे वो नुकसान करता है। सर यूजुअली प्रोग्राम एंड की तरफ आते आते जो है क्वेश्चंस की झड़ियां कम हो जाती है, और यहाँ पे स्पीड बढ़ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आपसे, वो ले रहा हूँ उदयपुर से पदम दुग्गड़ जी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। वो पूछ रहे थे नी पेन की रेमेडी है क्या आयुर्वेद में? नी पेन और साथ में सर ये भी जोड़ूंगा मैं, ऑर्थोपेडिक इश्यूज से रिलेटेड और भी कोई जो चीज ले सके, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें इसके बारे में पूछा गया है। संधिवात के बारे में आप बात रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात, ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी व्यक्ति को 60 साल के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी कोई बहुत ज्यादा रेमेडी उस समय रहती नहीं, क्योंकि डिजनरेशन है बॉडी का, आपकी जो बोन्स है उनका डिजनरेशन है। तो उस समय प्रिवेंटिव मेजर्स में आयुर्वेद में बताया है कि रसायन सेवन करना चाहिए। रसायन भी किनको करना चाहिए ये उन्होंने बताया कि बच्चों को रसायन का सेवन कराएं क्यों उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, या फिर मध्यम अवस्था में 40-50 साल की उम्र में रसायन सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, जो डिजनरेशन का जो प्रोसेस है वो ना हो, और एजिंग प्रोसेस के कारण जो बीमारी होती है वो ना। तो नी जॉइंट एक इस तरह की बीमारी है, इसमें डॉक्टर से संपर्क करके ही उसका निदान करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी इसकी चिकित्सा है, लेकिन 60 के बाद अगर हो रहा है तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, फिर आपको अपने डाइट को मेंटेन रखना चाहिए, उतना ही। सर थैंक यू। हमारे साथ में एक साइंटिस्ट हैं चेन्नई से,
याशिका वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। याशिका जी। जय जिनेंद्र अंकल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन जा रहा है जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि काफी लोग ये बताते हैं जब ओल्ड एज में काफी डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि दाल पचती नहीं है, और हमारे में तो मेन प्रोटीन का सोर्स वेजिटेरियंस के लिए दाल होता है। तो इन दैट केस ये कितना सही है, और अगर ये सही है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या? वेरी गुड, बहुत वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। एक्चुअली आयुर्वेद की जो थ्योरी है वो ये मानते हैं कि जितने भी द्विदल है जिसके 2 टुकड़े के हो जाते हैं, द्विदल पल्सेस, वो सब ड्राई होती है। नेचर में ड्राई क्यों? नील फैट है, वो फैट उसमें कंपोनेंट नहीं है, और प्रोटीन सब्सटेंस उसमें होता है लेकिन फैट नहीं होता। तो आयुर्वेद ये कहता है कि फैट का कंजप्शन डेली होना चाहिए। केवल हम दालों पे अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो शरीर में फैट का कंपोजिशन कम हो जाएगा, और उससे हमारी जो है ड्राई जितनी भी चीजें होती है उससे शरीर में वायु बढ़ता है, वात बढ़ता है, और वात जो बढ़ता है वो डिजनरेशन को बढ़ाता है। वायु क्या है? जैसे हम देखते हैं हमारे लौकिक व्यवहार में कि वायु हवा जब तेज चलती है तो हमारे कपड़ों को भी सुखा देती है। इसी तरह से जब शरीर में वायु बढ़ जाता है तो हमारे जितने भी जो धातु है, रस रक्त आदि धातु है, उनको वो ड्राई करने लग जाता है, सुखाने लग जाता है, डिजनरेशन होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि आप ओल्ड एज में दालों का प्रयोग कम करना चाहिए। वहां पे जो प्रोटीन के जो सोर्स हैं, अदर सोर्स हैं, जैसे लाइक मिल्क है, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, सौम्य सोर्स है। दूसरा बादाम, है, ये प्रोटीन और फैट के दोनों के सोर्स है। तो फैट की रिक्वायरमेंट वृद्धावस्था में बढ़ जाती है, तो फैट भी दें और प्रोटीन भी दें। तो इससे आधार पे जो है ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। बादाम का प्रयोग करें, मिल्क का प्रयोग करें, जितना पचा सके घी का प्रयोग करना चाहिए। जी थैंक यू सर। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास में सर, और उनका जवाब देखते हैं अपने। इज देयर एनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और मेडिसिन फॉर ऑटिस्टिक चाइल्ड बिहेवियर इश्यू? क्या उसके लिए कोई अपनी दवाई सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो जितने भी पेशेंट आते हैं ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ऑटिस्टिक पेशेंट। ऑटिज्म मूलतः जो बीमारी है उसके लिए बच्चा बेचारा कहीं कोई जिम्मेदार नहीं, उसको इनहेरिटेंस या उसको वंशानुगत, वंश के दृष्टि से या जन्मजात बीमारी है, जन्म से उसको मिली हुई प्रॉब्लम। तो उसमें उसके जो मानसिक विकार हैं, मानसिकता जो है, उसको हमें थोड़ा सा बदलने की और उस तरह की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम 2 तरह के मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन देते हैं जो उसकी जो मेधा शक्ति है, ब्रेन की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसको बढ़ाती है, स्ट्रेंथन करती है। दूसरा, कुछ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस हम करते हैं पंचकर्मा चिकित्सा से। तो पंचकर्मा में जैसे एनिमा है, मसाज है, शिरोधारा है, इस तरह की चीजें देते हैं, और मैथ्य रसायन द्रव्य देते हैं जो केवल ब्रेन टॉनिक्स है। तो इसमें मैंने मेरी प्रैक्टिस में 20 ईयर्स में देखा है कि 100% रिकवरी होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे नॉर्मल, मतलब पेरेंट्स जो है सेटिस्फाई होते हैं कि सब अच्छी बच्चे में डेवलपमेंट है, अच्छा प्रोग्रेस। तो ऑटिस्टिक बच्चों को निश्चित रूप से जो है रसायन थेरेपी से हम ट्रीट कर सकते हैं। हेलो जी सर जी। लेकिन अब ये इस तरह, इसमें कई तरह की जो हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो जब पेशेंट को हम एडमिट रख के ट्रीट करते हैं, एडमिट रखते हैं तो 20-20 दिन एडमिट करते हैं, करीब 5 बार, तब जाके जो है बीमारी को हम कवर कर पाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो प्रोग्नोसिस हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम से बहुत अच्छा है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन सर मैं ले रहा हूँ, 1 मिनट सर, क्वेश्चन पीछे हो गया थोड़ा सा। 15 दिन से सर सूखी खांसी हो रही है, पूनम गुप्ता जी पूछना चाह रही है, उसके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? ड्राई कफ है तो वायु बढ़ा हुआ है। इसमें एक तो आप कोई फीवर वगैरह नहीं है तो शरीर में ओलिएशन करें,
ठीक है। इसके लिए आप सामान्य रूप में हम जो है घरों में पतला बेसन का हलवा, शुद्ध देशी घी का पतला हलवा लें। हलवा खाने की अगर उनकी आदत नहीं है, मीठा नहीं खाते हैं कई लोग, तो आधा चम्मच रोगन बादाम का तेल रात को दूध के साथ लें और शहद का प्रयोग करें सुबह शाम। ताली शादी चूर्ण आता है मार्केट में, मिल जाता है। ताली शादी चूर्ण चौथाई चम्मच लेके उसको शहद में मिला के उसको चाटें। दूसरा जो है काली मिर्च मुंह में लेके, एक काली मिर्च मुंह में डाल लें, उसको थोड़ा थोड़ा करके चबाते रहिए। दूसरा जो है काले, आप कॉम्बिनेशन अगर चाहें तो बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, काली मिर्च, बादाम, किशमिश और मिश्री, 4 चीजों को थोड़ा थोड़ा करके लोग जैसे पान चबाते हैं उस तरह का मुंह में डालें, उसको चबाते रहें और आधा घंटे तक पानी नहीं पीना। 3 दिन में सूखी खांसी ठीक हो जाएगी निश्चित रूप से। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है सर, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है फिर से, बट कई लोगों के रेलिवेंट भी है जी। कुछ लोगों को दूध पीने से सर वॉमिटिंग और इंडाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसमें मैक्सिमम दवाइयों में बोला जाता है कि दूध के साथ ले लो, तो नहीं। अच्छा, अगर किसी को ये सूट नहीं करता है तो कोई आवश्यक नहीं है। जो चीज व्यक्ति को जिसको सूट नहीं करती उसको जबरदस्ती, तो दूध ही थोड़ी है कि भाई दूध के बिना ही काम नहीं चलना है। ये तो एक न्यूट्रिशन का सोर्स है, तो मेडिसिन से गर्म पानी से ली जा सकती है, कोई आवश्यक नहीं है कि जैसे च्यवनप्राश को लोग कहते हैं गर्म दूध से लेना है, तो कहीं ऐसा नहीं है। उसको आप च्यवनप्राश चाट के गर्म पानी ऊपर से पी लीजिए। वो तो जितनी भी जो ताकत को बढ़ाने वाली चीजें हैं, न्यूट्रिशन को बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं, उनमें हम 1:11 के लिए दूध बता देते हैं कि मेडिसिन तो अपने आप में पोषण देने वाली है ही, उसके साथ साथ अगर उसका अनुपान भी जो है अगर कर दें तो 1:11 वाली स्थिति बन जाती है। तो जिसको सूट नहीं करता है कहीं ऐसा कंपल्सन नहीं है, वो मेडिसिन ले, गर्म पानी से ले, नॉर्मल पानी से ले, ठंडे पानी से ना ले, ठंडा पानी का प्रयोग नहीं करता। जी थैंक यू। अगला क्वेश्चन है सर, आंवला की जो कैंडी पतंजलि, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये नहीं ले रहा हूँ सर मैं, अगली क्वेश्चन लेता हूँ। काली मिर्च की उकाली नींबू के साथ डेली लेने में कोई हार्म है क्या? सुशील कोठारी जी पूछ रहे हैं। काली मिर्च की उकाली होती काढ़ा, हाँ हाँ, वो नींबू के साथ डेली लेने में कोई हार्म है क्या? नहीं, डेली तो देखिए ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो काली मिर्च पित्त को बढ़ाती है, तो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें एसिडिटी को बढ़ा सकती है अगर आवश्यकता नहीं है तो। और अगर उसकी तासीर गर्म है ऑलरेडी पहले से पेशेंट की, तो उसको पित्त बढ़ेगा, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो नियमित सेवनी तो ये चीज नहीं है, रेगुलर नहीं है। लेकिन जब कफ कोल्ड हो रहा है, तो कफ कोल्ड हो रहा है मीन्स शरीर में कफ बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 3 दिन तक या 5 दिन तक इसका प्रयोग कर लें। जब आपकी खांसी ठीक हो जाती है, जुकाम ठीक हो जाती है, कफ ठीक हो जाता है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। नियमित लेने की चीजें ये नहीं है, काढ़ा वगैरह जो काली मिर्च का काढ़ा नहीं लेना। उससे बेटर है कि आप जो है सौंठ के ऑप्शन पे आ जाइए, वो भी आपकी खांसी को इसको ठीक करेगी। और अपने आप में जो लेमन टी जो ले रहे हैं वही दैट इज सफिशिएंट। लेमन टी में आप लेमन टी बनाने के बाद 1 चुटकी काली मिर्च डाल दिया करें, 1 चुटकी काला नमक डाल लें, वो ज्यादा बेटर है उस उकाली की बजाय। उसकी उकाली में ज्यादा काली मिर्च नहीं डालनी। थैंक यू। इसके साथ मेरे ख्याल से तारिका जैन जी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा। प्लीज शेयर ट्रीटमेंट फॉर कफ बलगम आता है। हाँ यस। और मधुर जैन नहीं, पारस जैन जी उज्जैन से, उन्होंने पूछा था एज 65 साल है, कफ आता है काफी सालों से, तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो काफी सालों से जो कफ आ रहा है, तो उसमें उनको सौंठ है, तुलसी पत्र है, हल्दी और काली मिर्च, इसकी चाय का प्रयोग मतलब किया करें। अब चाय के साथ काली मिर्च यूज कर रहे हैं ना, इसलिए उसकी जो काली मिर्च की जो गर्मी है, पित्त बढ़ाने वाली जो कैपेसिटी, वो जो दुर्गुण वो कम हो जाता है। तो ये नियमित ले सकते हैं। लेकिन काढ़ा जो अगर ले रहे हैं तो वो पित्त को निश्चित रूप से बढ़ाएगा, क्योंकि गर्म चीजें वैसे ही पित्त को बढ़ाने वाली होती है। और फिर आप काली मिर्च और मिलाए तो 1:11 हो गया, तो वो तो हाइपर एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो इस तरह से नहीं करना। दूध के साथ जो चाय बनाते हैं उसमें काली मिर्च ले सकते हैं। दो क्वेश्चन गिलोय के लिए कि गिलोय की डंडी को उबाल कर ले सकते हैं क्या? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है आंवला और गिलोय अगर ताजे तोड़े हुए हों तो उनको लेना चाहिए या रुक के लेना चाहिए?
आंवले की जो गिलोय के बारे में बताऊं, गिलोय की जो स्टेम है वही प्रयोग करना चाहिए। गिलोय का जो है स्टेम ही प्रयोग किया जाता है, पत्तों का कहीं आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसकी जो डंडी है उसको अगर आप वैसे डायरेक्ट डाल देंगे और काढ़ा बनाएंगे तो उसका कहीं एसेंस आएगा नहीं। पहले उसके जो है आप लगभग 4 अंगुल, ये इतनी इतनी जो है गिलोय आपको लेनी है, 4 अंगुल लेनी है, उसके छोटे छोटे पीसेज बनाने, लगभग 10-15 पीस उसके बनाने हैं चाकू से काट के। फिर उसको लुगदी बना लेनी है, पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। पेस्ट फॉर्म बनने के बाद फिर उसका आप काढ़ा बनाएंगे, तब उसका पूरा एसेंस उसमें आता है। और इसी के साथ अगर आप आंवला भी डाल देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लिया जा सकता है। आंवला और गिलोय को एक साथ ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है सर। एक क्वेश्चन आया शिवानी जी का। सर मेरी मदर को रेस्पिरेटरी एलर्जी है बहुत ज्यादा, एलर्जी के लिए कोई और आयुर्वेदिक फॉर्मूला हो तो बताएं। एलर्जी है ठंडे पानी से, धूल से, मिट्टी से, इस तरह से। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए जो सबसे जो बढ़िया है वो हल्दी, टर्मेरिक। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि हल्दी, अदरक, तुलसी पत्र, काली मिर्च, इसकी चाय, अगर चाय पीने का उनको है तो चाय दें, वरना इन चारों चीजों का दूध में उबाल के उनको नियमित रूप से प्रयोग कराएं। नंबर 1। नंबर 2, जो एंटी एलर्जिक में सिरीस जो है, सिरीस बेस्ट एंटी एलर्जिक आयुर्वेद में माना जाता है। इसका आप नाम लिख सकते हैं, सिरिसादि कषायम। सिरिसादि कषायम के नाम से मार्केट में काढ़ा आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है। तो सिरिस का प्रयोग उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें करना चाहिए। वो एलर्जी को जो है सिरिस बहुत जल्दी ठीक करता है। अगस्त हरित की का प्रयोग रात को 1 चम्मच करना चाहिए, जिससे वो डिटॉक्स भी होता रहेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगी। हरड़े हरित की, अगस्त हरित की में हरड़े ज्यादा होते हैं, कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट है। तो ये दूध के साथ या गर्म पानी के साथ इसको आप ले सकते हैं। तीसरा, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए नश्यम जो बताया गया है, नेजल ऑफ ऑयल, नेजल म्यूकोजा में ऑयल अप्लाई करने का, मॉर्निंग में करना है। और जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं तब जाने से पहले आपको नेजल अप्लाई करके जाना है, जिससे कि वो डस्ट और फ्यूम्स वगैरह है वो आगे न जाए और वहीं पे म्यूकोजा में ट्रैप हो जाए। ये एक सिंपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एलर्जिक राइनाइटिस का है। लास्ट के 2 क्वेश्चन लेना चाहूंगा सर, उसके बाद में फिर डॉक्टर अनिल जैन है हमारे साथ में, जिन उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आ गए हैं। कमल कुमार जैन जी का क्वेश्चन है, और कमल जी पूछ रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कोई सजेशन? हाई ब्लड प्रेशर के 2 कारण हो सकते हैं। हृदय रोगों के 2 कारण में है। एक तो हमारे पुअर मेटाबॉलिज्म, हमारी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उसके कारण हमारे जो है अग्नि हमारी मंद हो जाती है। लेट खाना है, लेट सोना है, लेट तक जगना है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, उसके कारण हमारे शरीर की अग्नि जो है, हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। उसके कारण जो भी हम खाना खाते हैं वो आम में कन्वर्ट हो जाता है, आम बनाता है, और आम ही हमारे रोगों का कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, डिसलिपिडीमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस हो जाता है, जो LDL है वो ज्यादा बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है स्ट्रेस इंड्यूस्ड, तनाव, अनिद्रा, बहुत सारी इस तरह की जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। तो दोनों कारणों की अलग अलग चिकित्सा है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड है तो वहां पे आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। उसके अलावा जो मैथ्य रसायन जो बताए गए हैं, जैसे ब्रह्म रसायन है, आंवला है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, गिलोय है, ये हमारे जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है वो स्ट्रेंथन करने वाली चीजें, तो उनका प्रयोग स्ट्रेस इंड्यूस्ड में करना चाहिए। लेकिन जो आमजन्य है उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी जो है अग्नि को बढ़ाने वाली जो है चिकित्सा पद्धति हमें करनी चाहिए, चिकित्सा अपनानी चाहिए। जैसे सौंठ का प्रयोग है, हरड़े का प्रयोग है, दालचीनी का प्रयोग है, ये सब चीजें करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ मेडिसिन है, जैसे अर्जुन की छाल का काढ़ा है, वो एक सिंपल जो है दूध में उबाल के अर्जुन की छाल का चाय बना लें और उसको दिन में 2 बार चाय को लिया। और चाय पीने की, वैसे सिंपल जो चाय पीने की आदत हो तो उसको आप बंद कर दें, क्योंकि पित्त बढ़ने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक सामान्य है। और बाकी का जो आप
हमारी जो प्राचीन जीवन पद्धति है, जल्दी उठना, जल्दी सोना, रिलैक्स रहना, सरल सहज जीवन, सरल सहज आहार विहार, जैनिज्म में जो आहार का जो बताया गया है, मांसाहार का विरोध है, गुरु आहार का विरोध है, रात्रि भोजन का त्याग है, समय समय पे उपवास का जो कॉन्सेप्ट है, उन सब चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। सर जैसे से टाइम चलेगा, मेरे को लग रहा है कि वो जो मैं 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ वो मेरे को फिर से कहना पड़ेगा कि शायद 2 क्वेश्चन और। तो अभी एक क्वेश्चन आया मेरे पास में किरण लोढ़ा जी का, बॉम्बे से। वो पूछ रहे हैं क्या सोया मिल्क थायराइड वालों को लेना चाहिए या नहीं? सच कहीं कोई इस तरह का कहीं स्टडीज तो इससे आती नहीं है कि भाई ये सोया मिल्क थायराइड वालों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में अल्टीमेटली हमारी जो वो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमारी जब अग्नि मंद हो जाती है तो भोजन का पाचन नहीं होता है और ये जो है स्थितियां बनती है। तो ऐसी स्थिति में तो सोया मिल्क जो है क्योंकि हैवी टू डाइजेस्ट है, वो उस समय नहीं लेना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म है किसी को तो सोया मिल्क लिया जा सकता है क्योंकि वहां तो ज्यादा से ज्यादा उसको खाने की ज्यादा भूख लगती है, तो वहां पे लिया जाता है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में सोया मिल्क नहीं लेना है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। कहीं स्टडीज इस तरह की कहीं कोई नहीं बताएगी। थैंक यू सर। कई सारे क्वेश्चंस एलर्जी से रिलेटेड हैं, कुछ कफ से रिलेटेड हैं। मैं वो क्वेश्चंस दोबारा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मोर और लेस आपने कवर बहुत ही डिटेल में कर लिया कि कफ को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, एलर्जी के केस में क्या करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूँ वो है सुरेंद्र बरमेचा जी का, तेजपुर असम से जी। उनका बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और शायद हमारे मन की दुविधा भी है कि कोरोना के मरीजों को एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही क्यों दिया जाता है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या नेचुरोपैथी क्यों नहीं दिया जाता, जबकि एलोपैथी में भी कोई सटीक दवाई तो है नहीं अभी तक। ये तो पॉलिसी रिलेटेड प्रश्न है और इससे तो हम सब लोग पीड़ित हैं कि जहाँ कहीं एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है वहां पे भी ट्रायल किया जा रहा है। आयुर्वेद की जो है इस तरह की जो कोरोना नहीं लेकिन कोरोना रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं इनकी एस्टेब्लिश्ड मेडिसिन है, उनको प्रयोग करने में अभी इस तरह की हमें डायरेक्ट कहीं वो मिला नहीं है, आदेश नहीं मिला सरकार का, क्योंकि सब कुछ चीजें तो गवर्नमेंट से और हेल्थ पॉलिसी से होती है। लेकिन फिर भी जो है आयुष और आयुष पद्धतियां जितनी भी है उनको अब एसिम्टोमेटिक जो भी पेशेंट हैं जिनमें पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं उनमें आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के लिए गवर्नमेंट ने परमिट किया है इन एडिशन टू मॉडर्न गाइडलाइन। तो अगर इमरजेंसी है तो वो मॉडर्न गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं, वरना आयुर्वेदिक मेडिसिन सब कई हॉस्पिटल्स में दी जा रही है। तो ये थोड़ा सा पॉलिसी इशू है और ये हायर लेवल की चीजें हैं, इस पर ज्यादा कमेंट करना ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आपके टाइम के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अनिल जैन जो जींद से हैं, मैं बताना चाहूंगा एक बहुत ही खास बात, इनके परिवार के 21 प्रोफेशनल्स हमारे इस टीपीएफ संस्था के मेंबर्स हैं। तो अनिल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अनिल जी। सादर तेजिनिंदर। डॉक्टर अनिल, आवाज नहीं आ रही आपकी, एक मिनट म्यूट कर लिया आपने। हेलो, हाँ आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र और नमन। मैं हार्दिक आभारी हूं हमारी नेशनल टीपीएफ टीम का, जो बहुत मेहनत और जुझारू रूप से तीनों वक्त का, सुबह, दोपहर बाद और शाम के वेबिनार्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और मुश्किल वक्त में भी सारे प्रोफेशनल्स का और सारे समाज के लोगों का बहुत ही ज्ञानवर्धन और मैं कहता हूं कि इस तनाव को कम करने, साथ साथ आज के इस मैराथन सेशन के लिए डॉक्टर शर्मा जी, जिन्होंने ना केवल कोविड-19 पे बल्कि अन्य बीमारियों पे भी बहुत सा अपना मतलब अपनी नॉलेज जो है वो सबको दी है और
बहुत ही सिंपल और सहज तरीके से बताया है कि हम कैसे इस कोविड-19 की बीमारी से बच सकते हैं और सिंपल तरीके से इसका निवारण भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक सजेशन डॉक्टर साहब को ये भी है, क्योंकि वो एक एमिनेंट स्कॉलर हैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी, यूनानी मेडिकल कॉलेज के भी, तो क्यों नहीं कि आयुर्वेद इसको एक एविडेंस बेस्ड स्टडी बनाए, एक रिसर्च पेपर लेके आए, तो दैट ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भी, क्योंकि आजकल बिना एविडेंस बेस्ड स्टडी के कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हिचकिचाता है। तो मैं दोबारा से एक बारी रिक्वेस्ट करूंगा और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत साधुवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से, जैसे आज का ये टॉपिक सारे प्रोफेशनल्स को मतलब दिया है, तो इसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आप सभी को तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक आप जैसे इमिनेंट लोगों से बात करने का, इंटरेक्ट करने का मौका दिया, और निश्चित रूप से आपके सजेशन पे ही हम काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने ये इस तरह का प्रोटोकॉल डिजाइन किया है, तो उसके आधार पे ही हमारे यहाँ वार्ड में अभी इस समय 40 केसेज एडमिट है, पॉजिटिव प्लस नॉट सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक है, उन पे इसी प्रोटोकॉल पे हम लोग काम कर रहे हैं, और ये एविडेंस बेस्ड स्टडी आगे हम इस पे करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू सर, काफी टाइम दिया आपने उसके लिए, और शायद जो रेजोल्यूशन आपने दिया है वो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए काम आएगा। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, हमारे फेसबुक पेज पे काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पार्टिसिपेंट्स के, और बाहर से फेसबुक पे देख रहे थे, अगर हो सके तो टीपीएफ नेशनल, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, अगर हो सके तो वहां पर आप अगर रिस्पॉन्ड कर देंगे तो उन लोगों को श्योर है ना। इसके अलावा बताना चाहूंगा, शाम को 7 से 8:30 बजे टीपीएफ सक्षम में हम कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने शुरू किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो वर्कशॉप हमने शुरू किया था, वो हम कंटिन्यू करेंगे 7 से 8:30 बजे, और कल सुबह 10 बजे केएल जैन साहब जो अपने महासभा के एक्स ट्रस्टी हैं, चीफ ट्रस्टी हैं, वो हमारे साथ होंगे, तो शिखर स्वर में उनको जरूर सुनने के लिए हम सबको मिलेंगे, और इसी आशा के साथ में ओम आराम।